Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ कश्मीर के वहाँ पे मिलिटेंट्स के द्वारा अटैक किया गया। जो नॉन लोकल पर्सनस है वो वहाँ पे इंगेज हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर में। तो आप देखिए कि नॉन लोकल पर्सनस को टारगेट किया गया है मिलिटेंट पर्सनस के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम नॉन लोकल पर्सनस का जो प्रेजेंस है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो सोफियान का एरिया है वहाँ पे भी अटैक किया गया था, जिसके अंदर कुछ पर्सनस का जो कैजुअलिटी है वो देखने के लिए मिला था। अगर हम यहाँ पे जो नॉन लोकल पर्सनस का जो प्रेजेंस है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको सैंक्शन किया गया है कि हमारे जो कश्मीर के जो आइसोलेटेड एरियाज़ हैं उनके साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जा सके। तो उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में जो नॉन लोकल पर्सनस का जो प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनको कि टारगेट किया गया है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या मिलिटेंट पर्सनस के द्वारा। स्टूडेंट्स, इससे अर्लियर पेज के अंदर आप देखिए कि जुलाई एंड अगस्त के समय हमने डिस्कस किया था कि कैसे सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के वहाँ पे आपको जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर को टारगेट किया गया था, जहाँ पे काफ़ी सारे जो अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए गए थे उन मंथ्स के दौरान में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा नॉन लोकल पर्सनस को क्यों यहाँ पे टारगेट किया गया, क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनको सैंक्शन किया गया, जिससे कि कनेक्टिविटी बूस्ट होगा। कनेक्टिविटी बूस्ट होगा तो वहाँ पे जो अदर पर्सनस हैं, जो हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया से जो लोग हैं, उनका जो माइग्रेशन है उनका आप देखिए कि वहाँ पे टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जो आना जाना है वो इंक्रीज होगा। और वही बेसिकली जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो आइडियोलॉजी हुआ करता है, जिससे कि जो पर्सनस है मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड करेंगे और उनका जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सर्वाइवल के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इस वजह से उनके द्वारा इस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी काफ़ी बार जो प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट इसी वजह से किया जाता है कि अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी बूस्ट होगा तो हमारी जो फोर्सेज का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी इजीली रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इस अटैक का जो प्लेस है उसके बारे में तो स्टूडेंट्स सपोज कीजिए यहाँ पे जो श्रीनगर है वो सिचुएटेड है। श्रीनगर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे आपको सोनमर्ग का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। और स्टूडेंट, जो सोनमर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा आपको टूरिज्म की वजह से न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, स्पेशली विंटर के समय में। आप देखिए कि जो कश्मीर के वहाँ पे 40 डेज़ का जो हार्श विंटर का जो समय हुआ करता है, जिसको कि हम चिली कालान के नाम से जाना करते हैं। चिली कालान एक वर्ड है जो आपको विंटर के समय आप न्यूज़पेपर के अंदर भी उसको रीड करोगे। 40 डेज़ के आसपास हार्श विंटर का एक समय हुआ करता है। तो स्टूडेंट, जो सोनमर्ग का जो एरिया है उसी के साथ में कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट था, जिसको कि जेड मोड टनल का जो नाम है वो दिया गया है। जेड मोड जो टनल है, आप देखिए कि हिंदी के अंदर में जो मोड वर्ड है उसको यूज किया जाता है टर्न के बेसिस पे। यहाँ पे आपको जो टनल प्रोजेक्ट है इसका जो शेप है वो जेड की तरह आपको देखने के लिए मिलता है कि जेड डायरेक्शन के अंदर में वहाँ पे टर्न्स है। इसी वजह से इसको जेड मोड टर्न का जो टनल का जो नाम है वो दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी जो लोकल पर्सनस हैं उनको इंगेज करने के पर्सपेक्टिव से, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको काफ़ी सारी जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वर्ड आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। मेंस के पेपर के अंदर काफ़ी बार वर्ड के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग में आपको ओवरग्राउंड जो वर्कर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो ऐसे पर्सन जो मिलिटेंट आइडियोलॉजी या उन ऑर्गेनाइजेशन से सिंपैथी को रखते हैं और उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। जीएस पेपर जो 3 है हमारा मेंस का, उसके अंदर में आप देखिए कि इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था मेंस के पेपर के अंदर में ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि हमने मिलिटेंट अटैकर इन सभी के बारे में डिस्कस किया। अब आपको यहाँ पे ये और जानकारी होना चाहिए कि जो सोनमर्ग का एरिया है, जो कश्मीर का एरिया है, यहाँ पे आपको जो डचिंगम नेशनल पार्क है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। कश्मीर के वहाँ पे आपको 2 जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, डचिंगम नेशनल पार्क एंड हेमिस के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या स्टूडेंट, जो हेमिस नेशनल पार्क है प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है या लद्दाख के अंदर ये सिचुएटेड है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है।
और अगर आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो आपके अपने एटलास के अंदर जाके इनको ज़रूर से चेक करना। हेमिस के बारे में, डचिंगम नेशनल पार्क आप देखिए कि जो कश्मीरी स्टैग है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है जो डचिंगम नेशनल पार्क वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर का जो रामसर साइट्स हैं उनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डल लेक आप काफ़ी बार रीड करते हो, काफ़ी बार न्यूज़पेपर के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर में काफ़ी सारे गार्डन्स हैं। निशांत बाग भी वहाँ पे है, शालीमार बाग भी है, जो कि मुग़ल एरा के समय कंस्ट्रक्ट हुए थे, जहांगीर के समय उनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो स्टूडेंट, जो डल लेक का जो एरिया है, जो डल लेक है, वो आपको पार्ट नहीं देखने के लिए मिलता है रामसर साइट्स के अंदर में, रामसर कन्वेंशन के अंडर में। इसके अलावा 5 जो रामसर साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे, जिसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी हम आप देखिए कि कल या परसों ही उसको डिस्कस किए थे। होकेरा नाम की जो साइट है, सोलबाग है, आप देखिए कि होगम है, सुरिनसार मनसार है, वूलर लेक है। तो स्टूडेंट्स, ये रामसर साइट्स हुआ, प्रोटेक्टेड एरियाज, उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के ही पर्सपेक्टिव से है, अभी आप देखिए कि इलेक्शंस वहाँ पे कंप्लीट हुए थे। इलेक्शन के बाद में चीफ मिनिस्टर के द्वारा ओथ लिया गया। स्टूडेंट्स, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है मैराथन का जो रेस है उसके अंदर में, जो कि आपको वहाँ पे वैली के अंदर में फर्स्ट टाइम जो इंटरनेशनल मैराथन है उसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। स्टूडेंट्स, मैराथन के बारे में आपने काफ़ी बार रीड किया होगा, काफ़ी बार ये वर्ड भी आपने सुना होगा। मैराथन के अंदर एक्चुअली में कितना डिस्टेंस हुआ करता है जिसको कि मैराथन रेस के रूप से काउंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि जब 1908 के समय रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था तो डिस्टेंस कुछ रखा गया था कि इस मोन्यूमेंट से इस मोन्यूमेंट तक आपको जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है। बाद में जब उस डिस्टेंस को मेजर किया गया तो आपको 42.195 के आसपास मीटर का एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इस डिस्टेंस को प्रेजेंट समय में जो मैराथन रेस है उसके अंदर में इनको काउंट किया जाता है, और इतने डिस्टेंस के अंदर में आपको जो मैराथन रेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैराथन रेस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि महाराष्ट्र के वहाँ पे इलेक्शंस को अनाउंस किया गया था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपने जो कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है उसको अनाउंस किया गया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कैंडिडेट्स का नेम अनाउंस किया जाता है तो उनको उनका जो सिंबल है, पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है, एक सर्टिफिकेशन हुआ करता है कि हम नेशनल पार्टी हैं या स्टेट पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बताया जाएगा उस बेसिकली सर्टिफिकेशन के अंदर में, और ये पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा जो कैंडिडेट है वो रहेगा। तो उसकी बेसिस पे आप देखिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा उनको जो पार्टी का जो सिंबल है वो अलोकेट किया जाएगा ईवीएम के अंदर में, जो उनका बेट लिस्ट रहेगा उसी के अंदर में। स्टूडेंट्स, आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में, आज से अब 30 ईयर बिफोर या 90s के एरा के समय में आपको ये जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में नॉमिनेशन पेपर किसी इलेक्शन के अंदर में जो कंटेस्ट करने वाला पर्सन है उसके द्वारा कर दिया गया, और कुछ दिन यहाँ पे हुआ करते थे कि उनके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी का जो यहाँ पे सिंबल है वो काफ़ी दिनों बाद में उसको डिपॉजिट किया जा सकता है रिटर्निंग ऑफिसर को। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय में फॉर्म के साथ ही उनको कैरी करना होता है। इनके ओथ प्रोसेस के बारे में भी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि हर एक पर्सन जो इलेक्शन को कंटेस्ट करता है उनको ओथ लेना होता है, जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स हैं उसी के अंदर मेंशन किया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उनको भी एक ओथ लेनी होती है रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ पे। उनका भी आप देखिए कि उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है काफ़ी बार जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुआ करते थे। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया हजीबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर का जो एरिया है जो बैरूत के अंदर सिचुएटेड है। बैरूत आप देखिए कि आपको लेबनान का कैपिटल भी देखने के लिए मिलता है। लेबनान के वहाँ पे एक पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है कि वहाँ पे जो 3 इम्पोर्टेंट जो पोस्ट हैं उनको 3 इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी है, सिया है, सुन्नी है, उनको आप देखिए कि डिवाइड किया गया है लेबनान के वहाँ पे। लेबनान वन काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था, बट आप देखिए कि बाद में वहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है, इस तरीके से जो हजीबुल्लाह टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। लितानी रिवर आपको पता होना चाहिए, ब्लू लाइन है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और लेबनान के वहाँ पे यूएन का जो इंटरिम फोर्सेज हैं जो 1978 के समय वहाँ पे सेटअप हुआ था, जिनका बेसिक मैंडेट यही है कि यहाँ पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जाए लेबनान के वहाँ पे। बट आप देखिए कि अब इजराइल के द्वारा
अपना जो अटैक का एरियाज है उनको चेंज किया गया है। हजीबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको प्रेजेंट समय में कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। हमने लोकेशंस ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस की हैं। इजराइल के रिगार्डिंग में जो लोकेशंस हैं उनको काफ़ी बार डिस्कस किया है। स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुई। अब आप देखिए कि कैंडिडेट्स के द्वारा जब पॉलिटिकल ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, काफ़ी सारे जो पम्पलेट्स हैं आपको, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसी के ऊपर काफ़ी सारे पम्पलेट्स हैं, काफ़ी सारे रोड्स के ऊपर पम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग में जो रिजल्ट है उसको बैन किया, रिजल्ट को रोका गया था यहाँ पे। अब आप देखिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना ये बेसिकली वन काइंड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें बचा के रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ पे मेंशन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51A है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब आप देखिए कि ए के अंदर भी अगर हम डिस्कस करें तो आपको आई नाम का जो ड्यूटी है उसके अंदर में बताया गया है कि हमको हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस से आप देखिए कि बचाना है। उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे वेल के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि वेल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस, सॉरी स्टूडेंट्स वेल के बारे में नहीं है, ये डॉल्फिन के बारे में है। डॉल्फिन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। वेल के बारे में तो आपको देखिए आपको होमवर्क है। चलो यहाँ पे इंटरनेशनल जो वेल कमीशन है, इंटरनेशनल वेल कमीशन कब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया और जापान का इसका कुछ कंट्रोवर्सी है। आप देखिए कि जापान के द्वारा जो वेल्स हैं उनको यूज किया जाता है, उनके द्वारा कॉमर्शलाइजेशन, उनका जो हंटिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसका इंटरनेशनल जो वेल कमीशन है वो रजिस्ट करता है। ये आपको कुछ कंट्रोवर्सी है, इसको आप रीड कर लेना। इंटरनेशनल वेल कमीशन एंड जापान का जो कंट्रोवर्सी है, और ये कमीशन कब आया था, क्या 1982 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया था या, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। ये अटलांटिक एरिया के अंदर में जो डॉल्फिन है, अटलांटिक ओशन के अंदर जो डॉल्फिन है उसको बताया गया है। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो अटलांटिक का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि आपको कुछ आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं जो पोर्तुगीज के वहाँ पे आइलैंड है। तो आइलैंड का जो नेम है अजोरेस है, आइलैंड का जो नेम है वो अजोरेस है। सपोज कीजिए यहाँ पे अफ्रीका है, ये नॉर्दर्न पार्ट है जिसको आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से हम जाना करते हैं। स्टूडेंट्स आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर दो ही कंट्रीज हैं, एक तो आप देखिए कि पोर्तुगीज है, एक आपको स्पेन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए कि ये सिचुएटेड है, अजोरेस जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है। तो अटलांटिक के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक के वहाँ पे अजोरेस आइलैंड के वहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली एक रिजर्व है उसको बनाया जाएगा जिससे कि डॉल्फिन को वहाँ पे प्रिजर्व किया जा सके। इंडिया का जो एक्वेटिक एनिमल है वो भी आपको गैंगेटिक डॉल्फिन देखने के लिए मिलता है। गैंगेटिक डॉल्फिन आप देखिए कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, फ्रेश वाटर के अंदर वो रहा करता है। ये आपको जो मेरीन वाटर के अंदर आपको देखेंगे इनका प्रेजेंस है, फ्रेश वाटर के अंदर इनका प्रेजेंस नहीं है। और स्टूडेंट जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो आपको ब्लाइंड भी देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा जो साउंड प्रोसेस है जिसके थ्रू उनके द्वारा एक आवाज़ निकाली जाती है, सुसु का एक कॉन्सेप्ट है, सुसु के नाम से भी उनको जाना करते हैं। पर आप देखिए कि उसी वजह से उनका जो ब्लाइंड होने की वजह से जो आवाज़ के ऊपर ही उनका जो मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे जो सिडनी का जो आप देखिए कि सिडनी नाम का जो सिटी है, सिडनी के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ जो गोल्फ का जो बॉल्स हुआ करती हैं उस तरीके से कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, उनका अपीयरेंस हुआ वहाँ पे बीच के एरिया के अंदर में। तो इसको आप देखिए कि वहाँ पे जो साइंटिस्ट है उनको एग्जामिन किया गया। जो कॉस्मेटिक और हमारे जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं उसी के थ्रू इस तरीके से जो बॉल्स हैं वो यहाँ पे बनी हैं गोल्फ का शेप का, उनको अभी प्रेजेंट समय में क्लीन किया गया है। सिडनी के एरिया के अंदर जो ब्लैक पोल्यूशन है उसको ये शो करता है। उससे पहले भी इस तरीके का जो टार बॉल्स है उनका प्रेजेंस बॉन्डी बीच के वहाँ पे काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ था लास्ट 3-4 ईयर्स से पहले। आप देखिए कि जो तार बॉल्स हैं, तार बॉल्स मीन्स बेसिकली जो स्मॉल स्मॉल बॉल्स, और ये ब्लैक अपीयरेंस होगा, ये पोल्यूशन का बॉल्स हैं बेसिकली। जो आप देखिए कि वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट है जो जिसके साथ में अदर प्रोडक्ट्स हैं वो ज्वाइन करते हैं, एक बॉल का शेप लेते हैं, और उनका जो यहाँ पे टाइड की वजह से उनका बीच एरिया के अंदर जो प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से है। एडिटोरियल के अंदर में आप देखिए कि डिस्कस ये किया गया है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं, कैसे यहाँ पे यूएस का जो एजेंसी है उनके द्वारा एक इंडियन पर्सन है उसको मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो इंडिया और जो यूएस के जो रिलेशंस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया को कंटिन्यूस यहाँ पे
सोचने का ज़रूरत है कि किस तरीके से अपने जो रिलेशंस हैं उनको कैरी आउट करना है। 5 आई अलाइंस हैं, आप देखिए कि ये जो कंट्रीज हैं हमारे वन ऑफ द स्ट्रेटजिक पार्टनर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, डेट यूएसए है, तो हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स भी हैं। तो हमको हमारे जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, हमारे जो यहाँ पे ऑपरेशंस हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इस तरीके से आप देखें कि टारगेट है वो ना किया जाए। वन काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस इंडियन जो जर्नलिज्म है उसका भी देखने के लिए मिला कि उस पर्सन का जो फोटो है उसको शो किया गया। और आप देखिए कि अगर कोई भी पर्सन सीक्रेट सर्विस के अंदर है तो उनको, उनका जो फैमिली है या उनको इस तरीके से जो टारगेट है वो ना किया जाए, क्योंकि लाइफ के रिगार्डिंग उनके जो कंसर्न्स है वो क्रिएट हों। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शशि थरूर सर, उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है, उसके अंदर जो प्रेजेंट समय में बाइपोलर वर्ल्ड है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि आप देखिए कि चाइना इमर्ज हुआ, इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो आपको लिटिल बिट डिक्लाइन फेज के अंदर में, जो गलवान वैली का जो क्लैश है 2020 के समय में, गलवान वैली कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि दसमांग प्लेन्स का एरिया है, गलवान वैली का है, हॉट स्प्रिंग्स है, दौलत बेग ओल्डी का जो एरिया है, वो सब लोकेशंस आप रिवाइज ज़रूर से करना। दौलतबर्ग ओल्डी का एरिया है, देपसांग प्लेन्स है, हॉट स्प्रिंग्स है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइपोलर वर्ल्ड के अंदर में डिस्कस ये किया गया है कि आप देखिए कि यूएस एंड चाइना का कन्फ्लिक्ट है, फिर भी आपको यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। यूएस का जो मोर इन्वेस्टमेंट है आपको चाइना के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। जो जियोपॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं इंडिया के द्वारा, आप देखिए कि हमेशा जो इंडो पैसिफिक है उसको प्रमोट किया गया, बट चाइना के द्वारा जो पैसिफिक और इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसको डिफरेंट वे के अंदर में यहाँ पे आप देखिए कि प्रमोट किया गया है। चाइना का ब्लू वाटर नेवी का जो प्रेजेंस या जो पावर ऑफ सी के रूप से उनके द्वारा अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया का क्वेड का जो कॉन्सेप्ट है, फ्री ओपन इंक्लूसिव जो इंडो पैसिफिक है उसको कैरी करना है। इसके अलावा आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस, ये आपको एक इनिशिएटिव है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है क्वेड के रिगार्डिंग में। तो इंडिया के लिए आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो डिप्लोमेटिक सिचुएशंस है उसके अंदर में चैलेंज भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी हैं। अपॉर्चुनिटी इस तरीके से है कि इंडो पैसिफिक को आप फ्री एंड इंक्लूसिव वे में कैरी आउट किया जाए इंडिया के द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें असेंशियल जो बिजनेस है उसके अंदर इंक्लूसिविटी है उसको किस तरीके से कैरी आउट किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। G20 के जो कंट्रीज हैं उनका यहाँ पे मीटिंग, इकोनॉमी का जो सेक्टर है जिसको कि B20 बिजनेस 20 के नाम से भी जाना करते हैं। तो स्टूडेंट G20 का जब मीटिंग होता है कोविड-19 के बाद में, आप देखिए कि G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा अपना जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको प्रोग्रेस किया गया है। उसका जो पेस है वो आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। कुछ कंट्रीज़ का जो पेस है वो लिटिल बिट स्लोअर है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट है हर एक कंट्री का आफ्टर द कोविड के बाद में, प्रेजेंट समय में जो इंक्लूसिविटी है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे कि इंक्लूसिव वर्ल्ड का यहाँ पे डेवलपमेंट हो, बिजनेस प्रायोरिटीज़ के अंदर भी जो चेंजिंग वर्ल्ड है वो एक असेंशियल पिलर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जब G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था तो इंडिया के द्वारा वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया, उनका वॉइस को रेज किया गया। ग्लोबल साउथ का वॉइस आपको देखने के लिए मिलता है। साउथ अफ्रीका के वहाँ पे बिजनेस 20 का मीटिंग हुआ है। साउथ अफ्रीका के वहाँ पे आप देखिए कि नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका के वहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट होगा G20 का। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे बिजनेस 20 का जो मीटिंग कंडक्ट हुआ तो उसके अंदर भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में ही डिस्कस किया गया है। इंडिया के रिगार्डिंग में अगर हम यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए अगर पुअर पर्सनस को मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड करना है तो एजुकेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर है। उस पर्सन को स्किल है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, तो एजुकेशन और स्किल है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है जिसको आप देखिए कि जनधन आधार के थ्रू 500 के आसपास मिलियन पर्सन उनके बैंक अकाउंट इंडिया के अंदर ओपन किए गए थे। यूपीआई का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको इंश्योर करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अफ्रीकन यूनियन का जो एड है उसको भी डिस्कस किया गया। यहाँ पे कुछ सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, ग्लोबल जो ट्रेड का जो फ्लो है, स्टीम का जो सेक्टर्स है, उन सभी के अंदर में नेट जीरो कार्बन एमिशन, उन सभी के अंदर इंक्लूसिविटी है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी है कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पे उन कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड किया जाए जिन कंट्रीज़ को भी यहाँ पे उन सेक्टर्स के अंदर में अपना जो प्रोग्रेस है उसको कैरी आउट कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में है
आप देखिए कि 92 के समय अर्थ समिट है वो कंडक्ट होता है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उसके प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में UNFCCC का एक कॉन्सेप्ट है, UNFCCC का एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मीटिंग्स जो कंडक्ट होती हैं जिसको कि हम कोप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोप 29 का जो मीटिंग है आप देखिए कि अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पे कंडक्ट होगा। कोप 29 कहाँ पे कंडक्ट होगा? बाकू के वहाँ पे कंडक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स जो कोप 29 है उसके अंदर में डेवलपिंग कंट्रीज़ का डिमांड है कि उनको फाइनेंस का जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पे दिया जाए। इसके अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं मोस्ट वल्नरेबल हैं, क्लाइमेट इफेक्टिव जो क्लाइमेट का जो इफेक्ट उनको देखने के लिए मिलता है, जो टेक्नोलॉजी को उनको अडॉप्ट करना है उसके रिगार्डिंग में भी उनके पास में जो फाइनेंस है वो होना चाहिए जिसको कि प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। आप देखिए कि यहाँ पे कोपनहेगन अकॉर्ड है जिसके अंदर 100 बिलियन जो डॉलर्स हैं जिसका यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा भी डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो नीड है, क्लीन जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो नीड है डेवलपिंग कंट्रीज को उसको फुलफिल करना है तो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करना होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया के द्वारा कुछ शॉर्ट डिमांड है, कुछ लॉन्ग टर्म का जो डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव से अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया है। कुछ आपको आप देखिए कि 500 गीगावाट के आसपास जो नॉन फोशियल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जिसके रिगार्डिंग में फेम स्कीम भी है, फास्टर अडोप्शन ऑफ जो व्हीकल्स हैं जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिशन है। तो आप देखिए कि इस तरीके के जो मिशंस हैं जो इंडिया के द्वारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी आउट किया गया जिससे कि क्लाइमेट चेंज है उसको फाइट करने के अंदर में इंश्योर किया जा सके। 2070 इंडिया के द्वारा जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो ईयर है वो रखा गया है। कार्बन न्यूट्रलिटी को इंडिया को अचीव करना है 2070 तक। यहाँ पे नेशनल कलेक्टिविटी जो क्वांटिफाइड जो यहाँ पे गोल है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि सभी कंट्रीज़ का एक यहाँ पे कलेक्टिव गोल होना चाहिए कि हमें किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज रियल है प्रेजेंट समय में सिचुएशन उसको हमें यहाँ पे डील करना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि रिसेंटली हमारे जो कॉलोनियल एक प्रैक्टिस हुआ करता था जो जस्टिस का लेडी जो है लेडी जस्टिस हैं उनका आप देखिए कि जो उनका जो बेसिकली आपको जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है और उनका जो आई है वो बेसिकली क्लोज हुआ करते थे, एक पट्टी से उनका जो आई है वो बंद हुआ करते थे और काफ़ी बार ऐसा आपको जो टर्म देखने के लिए मिलता है बेसिकली वो करेक्ट नहीं है। इस तरीके का टर्म हुआ करता है कि कानून की आंखें बंद हैं या कानून के भी अंधेरा है, इस तरीके से आपको जो टर्म मूवीज़ के अंदर में या डायलॉग बेसिस पे देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि वहाँ पे जो आंखें जो क्लोज की गई थी उसका बेसिक मीनिंग यही था कि हर एक पर्सन को इक्वल वे में उनके द्वारा ट्रीट किया जाए, किसी के लिए फेवर है वो नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल रखा जाएगा। एक हाथ के अंदर आपको स्केल देखने के लिए मिलता है, स्केल का जो बेसिक मैंडेट यही है कि बैलेंस को उनको अप्रोच को कैरी करना है। बेसिकली ये कौन है हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर, ये पर्सन कौन है जो जस्टिस लेडी जिनको हम जाना करते हैं। तो आप देखिए कि रोमन जो माइथोलॉजी है, रोमन माइथोलॉजी के अंदर में 14th सेंचुरी का जो रेनिजा का जो कॉन्सेप्ट है उस समय इसको अडॉप्ट किया गया था। इंडिया के अंदर ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के द्वारा जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया और उसी समय से इसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो लेडी जस्टिस का जो आंखें हैं उनको खोला गया है, अब कॉलोनियल प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे कॉलोनियल माइंड सेट है उसको रिमूव किया गया है, बेसिकली उसको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। बट आप देखिए कि अगर इंश्योर करना है जस्टिस को तो एक्सेसिबिलिटी को कैरी आउट करना है, पेंडेंसी को रिड्यूस करना है, ये यहाँ पे मेन टारगेट होना चाहिए हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस का। क्योंकि पेंडेंसी अगर यहाँ पे डिक्लाइन होगा, जो ट्रायल बेसिस के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिजन के अंदर में है, उनका जो काफ़ी सारा जो उनका जो टाइम पीरियड है वो ट्रायल के अंदर ही चला गया, कोई जजमेंट नहीं आया है। तो पेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए, किसी ना किसी तरीके से पेंडेंसी रिड्यूस हो, ये मेन टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंशिएंट समय में जो लाइट हाउस हुआ करते थे, जो यहाँ पे हमारे मेरीन जो बीच का जो एरिया है, हमारा जो कोस्टल एरियाज जो वहाँ पे आपको प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ जो लाइट हाउस है उनको यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, उनको ट्रांसफॉर्म इंडिया का जो टूरिस्ट हब्स के रूप से ये ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन है। जामनगर के अंदर कुछ उड़ीसा के वहाँ पे जो लाइट हाउस है उनको इनोग्रेट किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसको हमने कल डिस्कस किया था 1978 के समय जिसका सेटअप हुआ था सिविल एविएशन के अंदर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। फिर आप देखिए कि जो कनिष्का जो ट्रेजेडी होती है, कनिष्का जो कनाडा से रिलेटेड आप देखिए कि एक फ्लाइट है जिसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसके बाद में इसको एज ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। तो उनका बेसिक मैंडेट यही है कि सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर किस तरीके से सेफ्टी एंड उसको इंश्योर किया जाए, और अभी यहाँ पे कुछ जो थ्रेट्स प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिले हैं उनको कैसे डील करना है उसके बारे में डिस्कशन है। स्टूडेंट्स, जो साइक्लोन दाना है, जो आप देखिए कि साइक्लोन दाना है वो बेसिकली उड़ीसा के जो बीच का एरिया है वहाँ पे अप्रोच करेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि साइक्लोन का जो नेम है वो किसके द्वारा किया गया, कतर के द्वारा इसका नेम दिया गया है। स्टूडेंट, जो हमारा जो एरिया है इसके अंदर में आप देखिए कि जो साइक्लोन का जो नेमिंग है जो 2000 के समय स्टार्ट किया गया था, 2000 के समय आपको देखने के लिए मिलता है WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो इकोनॉमिक एंड जो सोशल काउंसिल है। आप देखिए कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एशिया पैसिफिक का जो है उसके द्वारा बेसिकली नेमिंग के लिए कंट्रीज़ को सजेस्ट किया गया कि आपके द्वारा कुछ नेम है उसको यहाँ पे सजेस्ट किया जाए। अर्लियर फेज के अंदर 8 कंट्री हुआ करते थे, प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 5 और कंट्री हैं जिनको कि 2018 के समय ऐड किया गया। तो इन जो 13 कंट्रीज हैं इनके द्वारा नेमिंग किया जाता है। हमारा जो अरेबियन सी का एरिया है, बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे जो साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ के द्वारा ये नेमिंग किया जाता है। तो आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर हुआ करते थे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद में आप देखिए कि इंडिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, मालदीव के अलावा आप देखिए कि म्यांमार है, म्यांमार के अलावा देखिए कि यहाँ पे ओमान है, ओमान है, ओमान के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और थाईलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 8 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज के अंदर ये 8 कंट्री हुआ करते थे। 2018 के समय जो 5 कंट्रीज को ऐड किया गया वो आप देखिए कि ईरान है, ईरान के अलावा कतर है, सऊदी है, UAE है और यमन है। ईरान है, ईरान के अलावा आप देखिए कि कतर है जिसके द्वारा ये दाना नाम है वो दिया गया है, और इसके अलावा आप देखिए कि कतर के अलावा सऊदी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यमन है। तो ये बेसिकली ये इन 13 कंट्रीज़ के द्वारा जो नेमिंग है वो किया जाता है। कतर के द्वारा जो नेमिंग किया गया है उसका मीनिंग यही है कि जो प्रेशियस कोई पर्ल है या ब्यूटीफुल पर्ल है उसको यहाँ पे शो करता है। अरबिक के अंदर जो दाना वर्ड है। क्वेड एक्सरसाइज के बारे में है, 92 के समय स्टार्ट हुआ था। इंडिया एंड USA के द्वारा नेवल एक्सरसाइज किया जाता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। पर आप देखिए कि जो यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज इसको जाना करते हैं, बाद में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ज्वाइन किया गया, जापान के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया। EPFO के आप देखिए कि जो पर्सन सब्सक्राइबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बेस इंक्रीज हुआ है उसके बारे में है। सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें मालदोवा के बारे में है। आप देखिए कि मालदोवा नाम का जो कंट्री है, मालदोवन जो कंट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे इलेक्शंस वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए ये आपको देखने के लिए मिलता है, सपोज कीजिए ये यहाँ पे ये सिचुएटेड है हमारा ब्लैक सी। ब्लैक सी का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ब्लैक सी का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आपको यूक्रेन देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यूक्रेन की यहाँ पे जो बेसिकली जो सिचुएशन है ये मालदोवा का है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। इस पार्ट के अंदर में आपको, इस पार्ट के अंदर में आप देखिए कि यूक्रेन का इस तरीके से प्रेजेंस है, और इस पार्ट के अंदर आपको रोमानिया देखने के लिए मिलेगा। तो मालदोवा जो कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, मालदोवा लैंडलॉक कंट्री है। आप देखिए कि यहाँ पे जो ओडेसा पोर्ट है जो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है, ओडेसा नाम का ये पोर्ट है। ब्लैक सी का जो ग्रेन का जो इनिशिएटिव कैरी आउट किया गया था, ओडेसा पोर्ट को टारगेट किया गया था, फिर रसिया के द्वारा ग्रेन्स का सप्लाई यूक्रेन के द्वारा अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड के वहाँ पे कैरी आउट किया गया। तो स्टूडेंट्स, मालदीव के वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें नेपाल के बारे में है, नेपाल के द्वारा कोई भी एंटी चाइनीज़ पॉलिसी है, एंटी चाइनीज़ जो आइडियोलॉजी है उसको नहीं कैरी आउट करना है उनके टेरिटोरियल एरिया के अंदर में, उसके बारे में डिस्कशन है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको चूज़ किया गया है उसके बारे में डिस्कशन। और आप देखिए कि इजराइल का जो अटैक कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिला है उसका डिस्कशन है। गाजा स्ट्रिप है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लेबनान का जो एरिया है बैरूत के अंदर, वहाँ पे अटैक किया गया। तो ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है जिसको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज मॉर्निंग के समय नहीं अपलोड कर पाए आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन, तो उसके लिए सॉरी।
आप देखिए कि कुछ कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाए, तो आप इस समय इसका होमवर्क है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना, जो भी होमवर्क आपको दिया गया है, और पार्टिसिपेट कीजिए, नोट्स अपने बनाइए अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।